ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे मैट्रिक्स अलजेब्रा और इस कॉम्पिटिटिव मैथ्स में 2021 के तो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर दिए थे और फाउंडेशन उसके पहले ही कर दिया था। फाउंडेशन हो गई आपकी और 2021 के क्वेश्चंस हमने लेटेस्ट कई सारे करके दिए। आज के प्रोग्राम में मैं जी मेन 2002 में स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से 2002 से जो क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में उनको डिस्कस करेंगे और 2002 के बाद 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चलेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू 2002 का फर्स्ट क्वेश्चन ये सामने आपकी स्क्रीन पर। एक जना कंफर्म करो बेटा, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है देखो, तो ये 2002 का क्वेश्चन आपके सामने। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें सामने आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से नॉलेज बढ़ती है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ही होता है कोर्स। तो और सिलेक्शन हो जाता है तो और अच्छी बात हो जाती है ना। इफ ABC आर ऑल पॉजिटिव, क्वेश्चन कहता है कि ABC सबके सब पॉजिटिव, इसमें कुछ खास बात नहीं। ABC पॉजिटिव है तो है, जरूरत हुई तो यूज कर लेंगे। एंड आर पीएथ कॉमा केवथ कॉमा आरथ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी आपने सीखी थी लास्ट ईयर। क्वेश्चन कहता है पीथ टर्म ऑफ जीपी इज ए, ये कह रहा है ए इज पीथ टर्म, बी इज केवथ टर्म, सी इज आरथ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब जीपी की बात हुई, पीथ टर्म इज ए, केवथ टर्म इज बी, आरथ टर्म इज सी। किसी को जीपी के nth टर्म का फार्मूला आता है बेटा? जीपी का nth टर्म का फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसका टीएन nth टर्म। किसी को याद नहीं बेटा? फार्मूला याद हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा फिर क्या। ओके, तो जीपी का जो टीएन है उसका फार्मूला याद करो बेटे, ए इंटू रेशियो की पावर एन माइनस वन। और जीपी होती क्या है वो बता दूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसे जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, और इसका ये nth टर्म होता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि पीथ टर्म इज ए, इसका मीन निकला ए आर टू द पावर पी माइनस वन इज ए, और इसका मीनिंग निकला ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन इज बी, और इसका मीनिंग निकला ए आर की पावर आर माइनस वन इज सी। तभी मैंने जीपी को ना कैपिटल नोटेशन में लिया कि ये नोटेशन क्लैश ना हो जाए। स्मॉल ए इज यूज्ड इन सम अदर सेंस, स्मॉल आर इज यूज्ड इन सम अदर सेंस। तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के लिए कैपिटल वाले नोटेशन लिए। अब क्वेश्चन आगे रीड करो। देन दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने इसकी डिमांड कर दी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे मांग दी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखता हूं, लॉग ए है ये, और ए की वैल्यू ये आपने अभी लिख ली है, इसको यूज करो। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके देना है आपने, इसकी वैल्यू बतानी है। 1 A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए की वैल्यू ये वाली पुट कर दो,
ए आर टू द पावर पी माइनस वन, फिर लॉग के आगे बी, बी की वैल्यू रेडी, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, देन लॉग सी ए आर टू द पावर आर माइनस वन, उसके बाद पी क्यू आर वन वन वन। अब आप आगे चल सकते हैं। इस यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू ये लॉग एम इंटू एन, आपको फार्मूला याद होगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर पी माइनस वन। अगर फार्मूला याद नहीं है तो अभी मैं लिख दूंगा, ज्यादा नहीं, 2-3 फार्मूले होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, अलग से लिख दूंगा बाद में। इनटू जो है प्लस में चेंज हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर क्यू माइनस वन, फिर लास्टली लॉग ए इंटू चेंजेस टू प्लस लॉग आर की पावर आर माइनस वन। ये सेकेंड कॉलम सिंपली कॉपी, कोई एक्टिविटी अभी नहीं करनी थर्ड कॉलम में भी, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता। ये लॉग लूप को सेटल करो तभी आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। 2 जीरो प्रोड्यूस करने का ट्राई ब्लाइंडली नहीं करने लगना। R2 माइनस R1 से यहाँ जीरो आ जाएगा, R3 माइनस R2 या R3 माइनस R1 से एक और जीरो आ जाएगा, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करोगे रेगुलर तो 2 जीरो आ जाएंगे बड़े आराम से, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ज्यादा ब्लाइंडली ना करें, चल रहा है अपना, चलने दो इसको, और 2 जीरो जनरेट करोगे कर दोगे तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लॉग ए प्लस लॉग एम की पावर एन हो जाएगा पी माइनस वन लॉग आर। ये पावर जो है ना यहाँ आ जाती है लॉग वाले केस में, क्यों माइनस वन इधर आ जाएगा, आर माइनस वन इधर आ जाएगा। अच्छा, और फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, अभी बता देंगे, वैसे तो पता होता है आपको, फिर भी मैं अपना ड्यूटी कर दूंगा। क्यों माइनस वन लॉग आर, वो थर्ड वाला हो जाएगा लॉग ए प्लस आर माइनस वन लॉग आर, देन पी क्यू आर, देन 1 1 1। अब बताओ बेटा अगला स्टेप क्या हो। सर लॉग ए और लॉग आर फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लेंगे। बेटे ये लॉग ए लॉग आर कॉमन तो नहीं है, लेकिन एक तरह से कॉमन लिया जा सकता है, प्लस की वजह से ये नेचुरल कॉमन नहीं है। इनटू अगर होता ना तब तो नेचुरल कॉमन होता, तो प्लस की वजह से कॉमन नहीं है। लेकिन इस कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो ना, कॉलम की वजह से सारी डिटर्मिनेंट को 2 पीस में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो वी कैन स्प्लिट द डिटर्मिनेंट इन एक्चुअली 3 पार्ट्स। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट तक जा सकते हैं, पहले 2 कर लेते हैं, फिर थर्ड भी देखा जाएगा। तो आप इसे स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग सीखी हुई है बेटा आपने, फिर कॉमन ले लेंगे, लॉग ए लॉग ए लॉग ए, ध्यान देना ये, और प्लस करके उधर दूसरा डिटर्मिनेंट जनरेट करो, इधर लॉग ए इधर, और ये प्लसेज के बाद वाले उधर, P माइनस 1 लॉग आर, क्यू माइनस 1 लॉग आर, R माइनस 1 लॉग आर, P क्यू R 1 1 1, इधर दोनों जगह कॉपी। और मान लो एग्जाम में बैठे किसी के मन में आ गया मैं तो 2 जीरो प्रोड्यूस करूंगा और ओपन करूंगा, तो उससे हो जाएगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूं इसमें लेबर थोड़ी सी कम होती है, और करने वाले इसको बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखो लॉग ए कॉमन लेंगे, यहाँ 1 1 1 यहाँ आने वाला है,
टू कॉलम इक्वल सेम हो जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। 0 हो जाएगा, कम से कम एक से बचे कैलकुलेशन से। 1 1 1 पी क्यू आर 1 1 1, 2 कॉलम इक्वल हो गए, पहले वाला तो वैनिश हो गया। अब यहां आ जाओ सेकंड में, लॉग आर कॉमन ले। लॉग आर कॉमन लेने के बाद P -1 क्यू -1 R -1 P क्यू R 1 1 1, वहां से लॉग आर कॉमन लिया। और अब ये तो 0 हो गया, इसके लिए कोई सजेशन है आपके पास? PQR को ले सकते हैं हम कॉमन। कॉमन नहीं ले सकते बेटा, माइनस की प्रेजेंस में कॉमन नहीं सर ले इसको भी सकते आप। स्प्लिट कर सकते हैं। यस, इसको एक तो तरीका है, आप फर्दर स्प्लिट कर दो माइनस के होते हुए ना, फर्स्ट माइनस सेकंड स्प्लिट करने का सर एक तरीका, PQR एंड 1 1 1 कॉमन आ जाएगा दोनों डिटर्मिनेंट्स में। हाँ, एक तरीका तो यह है कि आप स्प्लिट कर दो। एक तरीका और है, C1 + C3 कर दो, देखो ना दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे। उसके बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, C1 + C3 पुट इट इन C1, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाएंगे, 0 लिख दूंगा मैं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा आ गई log A × 0। ये पहले वाला तो 0 हो ही चुका था, दूसरे वाला अब 0 हो जाएगा। P -1 + 1 P क्यू -1 + 1 क्यू R, फिर P क्यू R, देन 1 1 1 O भी 0 हो गया। 0 + log R × 0, आंसर इज फाइनली 0। आप अपने तरीके से इसको करना, आपको अच्छा आइडिया है, मुझे पता लग रहा है। आप C2 - C1 भी कर सकते हो, उससे लास्ट 2 कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। आप इसे स्प्लिट करके कर सकते हो, आप बिगिनिंग में 2 0 जनरेट कर दो, उससे कर सकते हो। देयर आर सो मेनी चॉइसेस। सबसे अच्छी जो चॉइस जो मुझे मालूम पड़ी मैंने करके दी। अच्छा हाँ, वो फार्मूले की बात हो रही थी, ये लॉग यूज होता ही रहता है, तो आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, पर अभी ये याद करो, log m × n इज log m + log n, एक फार्मूला। नंबर 2, log m upon n, log m - log n। नंबर 3, log m की पावर n log m। नंबर 4, ये ध्यान दीजिए, log m होल पावर n, ये वाला जो है n log m नहीं होता। log m होल की पावर n log m नहीं होता, ध्यान देना। log ऑफ ओनली m की पावर n, वो n log m होता है। अब इनमें फार्मूलों में कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। एक सेकंड, मैं अभी अटेंड करता हूँ, कुछ वैसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। ओके, तो अच्छा, कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, बेस। यहाँ कॉर्नर पे अगर ए बेस लिखा हो ना, ए या ई, तो इसको बेस कहते हैं। ये कई बार लिखते नहीं है इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली ई बेस पर हम लोग काम करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में 10 बेस पर काम करते हैं, ठीक है। और जिसके पास ये लॉग की बिल्कुल फाउंडेशन नहीं है, तो हमें आप बताना, तो मैं आपको फाउंडेशन वाला वीडियो भेज दूंगा, वो आप अपना करते रहना, सीख लेना। अगर बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं है लॉग की आपके पास, तो हमें व्हाट्सअप करना, तो बताऊंगा, फिर आपको लिंक भेज देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था 2002 का क्वेश्चन 1। अब यहां पर आ गया क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसमें ना 1 प्लस आयोटा, इन्होंने आयोटा यूज किया हुआ है। आयोटा वही वाला स्क्वायर रूट ऑफ -1 वाला, और ऊपर लिखा है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
तो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको शायद याद हो, ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा ऐसे केस में 0 होता है। और ये बातें याद करो। ओमेगा की वैल्यू बताओ बेटा एक जना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 होती है। इन सभी चीजों को बिल्कुल मतलब याद होना ही होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको डिटर्मिनेंट को देखें, दिख तो ठीक रही है आपको। ऐसी कोई ऑपरेशन बताओ जो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ी जल्दी हो जाए। कुछ है ऐसा अरेंजमेंट? देखो ध्यान से। सर हम जो सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 हो सकता है। R1 प्लस, अब बेटा रुचिता ठीक से अब दोबारा बताना, तेज थोड़ा। सर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो सकता है। R1 प्लस R2 को छोड़ दिया जाएगा तो R1 प्लस R3 ऑब्जर्व करो बेटे सभी लोग। R1 प्लस R3 से एक फायदा है आपको, R1 प्लस R3 से डायरेक्ट फायदा एक ये है कि 1 माइनस आई बीच वाला प्रोड्यूस हो रहा है। यहां भी देखो, यहां लास्ट बीच वाला प्रोड्यूस हो रहा है। आप R1 प्लस R3 माइनस R2 कर दो तब तो 2 जीरो ही मिल जाएंगे, पर R1 प्लस R3 माइनस R2 कर दो तो 0 मिलेगा। लेकिन अभी हम वो उतना ऑपरेशन नहीं करेंगे। आप R1 प्लस R3 करा लो पहले, जो ये एलिमेंट ना दोनों इनके इक्वल आ जाएंगे, बाद में और आगे चल पड़ेंगे। इसका बाकी आपका अपना मन है, जैसे चाहो इवेल्युएट करो, डायरेक्ट करोगे बहुत देर लगेगी। जो सबसे सही है वो है R1 प्लस R3 माइनस R2। अब पुट इट इन R1, वो तो एक ही बार में काफी सारी सेटलमेंट कर देगा। अब मान लो उतनी एक बार में नहीं आती तो थोड़ा स्लो बताता हूं। R1 प्लस R3 तो कर ही दीजिए। ये चीज आपके माइंड में इतनी ही फास्ट आने लगेगी जितनी फास्ट हम कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को बहुत बार किया, प्लस बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा फास्ट, पर ये चीज आपको भी आने लग जाएगी बार बार प्रैक्टिस करने से। दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा। देखो इधर 1 माइनस आई बना, बीच वाला यहां जनरेट हो रहा है, इसे और इसे ऐड करो। ध्यान दो, 1 और -1 कैंसल, आयोटा और माइनस आयोटा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहां आएगा, आने दो। ये लो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया, जिसकी वैल्यू यहां से -1 होती है वो बाद में लिख दूंगा। अब फर्स्ट प्लस लास्ट इधर भी कर दो तो ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा। बीच वाली रो कॉपी करें, ठीक है। अब इसे अगर मैं -1 अभी लिख दूं तो आपकी प्रॉब्लम सेटल हो गई। मैं लिख ही देता हूं, टाइम का काम क्यों बढ़ाना। आपको पता लगा क्या प्रॉब्लम सेटल हो गई बेटे? यस सर। सर 1 कॉमन है जी। अब क्या करूं, अगला ऑपरेशन बताओ। सर R1 माइनस R2 करेंगे तो वो 0 प्रोड्यूस हो जाएंगे। यस बिल्कुल सही। R1 माइनस R2 कर दो तो एक रो टोटली 0 हो जाएगी, ठीक है, और आंसर 0 आ जाएगा। क्या आंसर अभी 0 है इस समय? बिल्कुल है। R1 और R2 मैच कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व नहीं कर पाया? देखो R1 एग्रीज विद R2 टोटली कंप्लीटली। तो जब 2 रोज इक्वल होते हैं तो आंसर डायरेक्ट 0, और वो सही है। R1 माइनस R2 करोगे तो यहां जीरोज आ जाएंगे, फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो काफी स्ट्रेंज से दिखते होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स पर बेस्ड स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड नहीं होते। ये नॉलेज चाहिए होती है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। तो प्रैक्टिस तो मैं ही करा रहा हूं,
रिमेनिंग आप अपनी थोड़ी एफर्ट करो, नोट्स के सारे क्वेश्चन करो, आप अच्छे हो जाओगे बेटा। और यहाँ पे देखो ना 2002 से उठा लिया, जब से जी मेल प्रोड्यूस हुआ, पैदा हुआ, तब से उसके जी 2002 के पहले जी मेन एग्जामिनेशन नहीं होती थी, छोटा मोटा टेस्ट होता था पहले, फिर अब मेन टेस्ट होने लग गया। ओके, अब ये आ गया, देखिए क्वेश्चन 3। बड़ी नॉलेज बढ़ाते हैं ये क्वेश्चन से, जो बैकग्राउंड मिल रही है ये आपको फ्यूचर क्वेश्चंस में काम आएगी, इतनी अच्छी बैकग्राउंड है। इसको रीड करें क्वेश्चन को। इफ ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव, ये क्वाड्रेटिक बोल रहा है, क्वाड्रेटिक कहता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और दिस। ये 4 चॉइसेस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस +1 में, +1 का जो जी का कोर्स हम लोग कराते हैं उसमें एक फार्मूला सिखाया करते हैं। अब +1 का जी का कोर्स पता नहीं आपने कहां से किया हुआ है, क्योंकि +1 में सारे लोग तो मेरे पास थे नहीं, कुछ लोग थे, कुछ लोग दूसरे थे, तो हम आपको वो फार्मूला याद दिलाता हूं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में ये फार्मूला है, ये एक्सप्रेशन e है। अब b की जगह पर कभी 2b हो भी सकता है, तो ये एक्सप्रेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट सबको ही आना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac है इसका। ये जो बता रहा हूं वो क्या है? फार्मूला है, बैकग्राउंड है, फाउंडेशन है, सिखा रहा हूं। आपके क्वेश्चन में b की जगह पर 2b है, अभी क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करूंगा, ये जो बता रहा हूं उसको याद करना आपको कि ये एक्सप्रेशन e और ये डिस्क्रिमिनेंट d। अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अगर d नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, एंड ए देख रहे हो ये वाला ये ए पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो ये जो ई दिखता है ना, ई एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव होगा। ये एक फार्मूला बन गया आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है जी मेन और एडवांसेज के लिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, then whole of the quadratic expression is supposed to be positive। और याद करो, if d is negative again, ये राइट है, कंफ्यूजन मत करना, d पॉजिटिव नहीं है, यही है जो मैंने बोला, and a is negative, then expression e will be negative। तब वो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। अब आप बोलोगे डी पॉजिटिव, फिर इफ डी पॉजिटिव देन नथिंग कैन बी सेड, ठीक है, देन नो सच रूल एग्जिस्ट्स, क्योंकि ई कैन बी पॉजिटिव, ई कैन बी नेगेटिव, वी डोंट नो, देन ई मे बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। मतलब वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है डी पॉजिटिव में, लेकिन अगर डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, तो होल ऑफ एक्सप्रेशन सपोज टू बी पॉजिटिव। इफ डी नेगेटिव एंड ए नेगेटिव, देन होल ऑफ द एक्सप्रेशन सपोज टू बी नेगेटिव। इन फैक्ट्स को याद करें और इनकी लाइट में क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सेज, यहां ऐसे करता हूं, इफ का मतलब गिवन ए पॉजिटिव, एक तरफ से चलता हूं, गिवन ए पॉजिटिव
एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, इसका डिस्क्रिमिनेंट हुआ 2b का होल स्क्वायर -4ac। ये कैसा है? नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, डी नेगेटिव है, और इसलिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर एक्सप्रेशन ई जो ये डिक्लेयर करें ax² + 2bx + c > 0, इसका साइन पॉजिटिव होगा। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया वो फार्मूले से। अच्छा, और जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दे रहा है ये, उसको थोड़ा और रिफाइन कर लो, शायद वो भी कहीं यूज हो दोबारा। वैसे तो इन दोनों का ये कंक्लूजन निकाल दिया हमने, लेकिन उसे भी थोड़ा रिफाइन करके लिख लो। इसे 4 का डिवीजन कर दो तो b² - ac नेगेटिव। 4 का डिवीजन करते हुए ये दो रिजल्ट हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। एक ये आ गया अब तक, एक ये आ गया। स्टेटमेंट रीड की, दो रिजल्ट हमारे सामने रेडी। अब ये क्या कह रहा है? देन के बाद में कहता है दिस डिटर्मिनेंट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव सर्च करना है, तो डिटर्मिनेंट को अब कैच किया जाए, डेल्टा को कैच किया जाए। डेल्टा आपके सामने है, डेल्टा = a b ax + b। अब ऑपरेशन सोचो तब थोड़ा सा साथ में, b c bx + c, फिर इधर है ax + b, देन bx + c, देन 0। अब आपने इसको एक्सपांड करने के लिए क्या डिसाइड किया? इसका एक्सपांशन करना, तब पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगेगा। तो मुझे कोई ऑपरेशन बताओ। वैसे तो इन्होंने एक 0 दिया हुआ है, पर दूसरा 0 भी तो 2 0 हो तो ईजी पड़ जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट ओपन करो फिर क्या। हाँ जी, तो इजी वाला काम करना। कोई 2 0 प्रोड्यूस करने का कुछ है अरेंजमेंट आपके पास? ठीक है, तो फिर ख्याल से मैं ही बताता हूं। एक काम कर सकते हो आप, 2 काम कर सकते हो, 2 में से कोई एक। ध्यान दो, this c3 - x times this minus c2, ax + b - ax - b कट जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। bx + c - bx और -c, यहां 0 आ जाएगा। 2 0 आ जाएंगे, ये वाला 0 चला जाएगा, चला जाने दो। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है this - x times that - this, तो यहां 0 आ जाएगा। this -x times that - this, तो यहां 0 आ जाएगा। अच्छा, और स्लो होना है तो फिर this - this पहले कर लो, this - this बाद में थोड़ा, मतलब स्लो भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है r3 - x times r1, केयरफुल रहना पड़ेगा, -r2, यहां पर 0 ला देगा, और यहां पर 2 0 पक्के आ जाएंगे आपके एक ही बार में इस ऑपरेशन से, और ये वाला 0 चला जाएगा तो चला जाने दो, हमारा तो काम हो गया। पुट इट इन R3। सर ये फिर से एक्सप्लेन करना। ऑपरेशन का नाम ये है, और अभी ऑपरेशन कर रहा हूं, देखो समझो। ऑपरेशन ये है, और ये क्यों है अभी पता लगेगा। दिस विल नॉट चेंज फर्स्ट रो, this will not change second row, third row देखो ax + b। अब देखो, अब समझो बात को, -x r1 -ax करो, -r2 -b करो, देखो 0 आया कि नहीं? यही मैं वैसे बोल रहा था पहले। अब देखो फिजिकली 0 आया। यहां देखो bx + c -x r1 -bx -r2 -c, देखो आपके सामने 0 आया। वही चीज अब मैं करके बोल रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर 0 माइनस के बाद बेटे देखना, बहुत
ध्यान से, 0 माइनस व्हाट, x टाइम्स दिस करो या x टाइम्स ax प्लस बी, और माइनस R2 तो माइनस दिस मटेरियल माइनस bx माइनस c, 0 माइनस व्हाट, x टाइम्स दिस माइनस दिस कर दिया। अब पूछो कहां पे क्वेरी क्या है एग्जैक्ट बता। नो सर अब ठीक है। ये बात पहले मैं बोल रहा था ना, तो बोलने में और करने में फर्क होता है। अब किया आके तो अब पता लगे, ए बी ए एक्स प्लस बी, बी सी बी एक्स प्लस सी, ये देखो 0 हो गया बेटे, ये कैंसल हो के 0, और इसे थोड़ा सा ठीक कर लो, माइनस के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कट गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स कैंसल, माइनस सी आया। लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहां पर, ऑब्जर्व करो बेटे, R3 माइनस एक्स टाइम्स R1। अच्छा, थोड़ी गलती ये हुई कि 0 माइनस x टाइम्स R1 फिर माइनस R2 है, माइनस R2, या तो ये मटेरियल बाहर लिखो, यहां पे थोड़ा साइन का फर्क है, साइन का फर्क है। मैं इसको, इस चीज को यहां पे दोबारा बता देता हूं, वैसे साइन का यहां प्लस आएगा, एक्चुअली कैसे आएगा देखना, R3 0 यहां पे लिख के भी बताते हैं, माइनस एक्स R1 तो x टाइम्स ax प्लस बी, माइनस R2 माइनस ब्रैकेट में bx प्लस सी, ये चीज है वो। तो उसकी कैलकुलेशन कितनी बन रही है, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस सी, और इसकी भी वही कैलकुलेशन है जो वो है। तो माइनस जो कॉमन ले लूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इतना बनेगा। आप बहुत केयरफुल रह के करिए, मैंने 2 बार बता दिया ऑपरेशन, यहां नेगेटिव साइन का फर्क था यहां, क्योंकि माइनस बाहर लिया हुआ तो इसलिए अंदर प्लस आएगा, बाकी ये दोबारा बता दिया और यहां पर लिख दिया। अब आगे की बात करता हूं। अब इसको ना एक्सपांड कर सकते हो, किसी भी रो से डिटर्मिनेंट ओपन हो जाती है, थर्ड रो से भी ओपन हो जाती है, वो साइन का ध्यान रखना होता है कि इसका साइन क्या है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 0 इंटू एनीथिंग, वो तो 0 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस साइन 0 इंटू एनीथिंग 0, इसके साथ जो आएगा वो आंसर आने वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी के साथ में क्या आने वाला है, इसके सामने की रो कैंसल कर दो, इसके सामने का कॉलम कैंसल कर लो, क्या बच गया, ए बी बी सी, ए बी बी सी। डाउट डिस्कस कर लो बेटे, बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अपना देखना, दोबारा देखोगे प्रैक्टिस करोगे फिर आएगा। इक्वल टू माइनस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, फाइन, ये आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो नेगेटिव है ना जो, उसको अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। किसी को याद है बिगिनिंग में बताया था मैंने, ये ई है, ई एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्या लिखा था आपने, याद है कुछ? पॉजिटिव है। यस, आपने बिगिनिंग में लिख के आए हो पॉजिटिव, और इसको बिगिनिंग में क्या लिख के आए थे, नेगेटिव। नेगेटिव, यस।
बिगिनिंग में, इसका मतलब आप नोट कर रहे हो, जो नोट कर रहा है उसको पता है, नोट नहीं कर रहा है उसको कहाँ पता लगे। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव, तो इसका आंसर है नेगेटिव। तो आपको ये देखो इनमें आंसर बताना था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और दिस, तो इसका आंसर क्लियरली नेगेटिव आया। और इसका आंसर ये नहीं है, नहीं है, क्यों, इसका आंसर तो ये है, देखना इसका आंसर आया जाके ये ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी फिर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इसमें आंसर ये तो एक ये तो मैच भी कर रहा है इतना, ये अलग हो गया, वहां कुछ और है यहां कुछ और है। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। ये रहा 2003 का क्वेश्चन नंबर 1। जहां पे आप राइटिंग कर रहे हो वहां ईयर लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन 1 अगेन एंड अगेन आएगा। 2004 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा आगे, अभी 2003 का क्वेश्चन 1 है। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन मतलब क्वेश्चन गारंटी दे रहा है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देन ABCR in AP, ABCR in GP, ABCR in HP, none of these। AP आपको पता तो होगी पर मैं बता देता हूं, ABCR in AP ये फेमस स्टेटमेंट है, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है बेटा बताओगे? सर B माइनस इज इक्वल टू C माइनस B। हाँ, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस B, कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल, दैट इज वन मीनिंग। और उसी का आउटकम है 2B इक्वल टू A प्लस C। सब लोग याद करो, डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग। नंबर 2 ABCR in GP का मीनिंग किसको याद है बेटे? इस तरह का मीनिंग, इसका मीनिंग है B स्क्वायर इक्वल टू AC। या जरूरत पड़ने पर B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर भी लिख लेते हैं। तो आइदर ऑफ दीज, कोई क्वेश्चन इससे हो जाता है, इससे क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी फील हो तो B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर लेने से भी सेम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। एक और स्टेटमेंट है, ये नई सी है, ABCR in HP। ये स्टेटमेंट आपके लिए न्यू है। HP कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यू माइट हैव नॉट स्टडीड अर्लियर। कभी वक्त मिला तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगा, लेकिन कंपटीशन वालों को HP हम +1 में सिखाते हैं। तो अभी तो एक स्टेटमेंट इसकी भी याद कर लो, ABCR in हार्मोनिक प्रोग्रेशन का किसी को याद तो नहीं है इसका, इस तरह का फार्मूला, जैसे इसका B स्क्वायर इक्वल टू AC, उसका 2B इक्वल टू A प्लस C। इसका क्या आंसर है? B इक्वल टू 2AC बाय A प्लस C, ये इसका आंसर होता है। ये HP में तो ये मीनिंग है। ठीक है, चलो तो हमने टर्म्स पहले एक्सप्लेन कर दिए। अब ये जो सिस्टम इन्होंने दे रखा है, ये सिस्टम ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? राइट साइड इसमें 0 है सिस्टम में, इसलिए ये सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम है। AX इक्वल टू O फॉर्म का, और इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन या कहते हैं इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन। फाउंडेशन मैंने दी है, पर आप फाउंडेशन थोड़ा कम याद करें और अगली बार याद करके बैठो। इधर इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, या इसी को कहते हैं नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंट सिस्टम। नॉन ट्रिवियल, इसको डिपेंडेंट सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें डिटर्मिनेंट A 0 होती है, इसमें डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो होती है।
और ये होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का AX इक्वल टू बी का मैंने अलग बताया हुआ है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए याद किया होगा डिटर्मिनेंट ए क्या होनी चाहिए, 0। सो क्वेश्चन सेज सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट शुड बी 0। सो 1 4a and a, 1 3b and b, 1 2c and c। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये डिटर्मिनेंट 0 है। क्यों? सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट 0 होती है और ट्रिवियल सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट नॉन 0 होती है। अब आप बताओ इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाए, क्योंकि इसको इवैल्यूएट करते करते और आपको कंक्लूड करना है कि ABCRN, AP और GP और HP इन्होंने इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए। ओके, 2 जीरो जनरेट करें, R1 माइनस R2 और एक और लगा दो R2 माइनस R3, पुट इट इन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। करो ये ऑपरेशन, फिर देखते हैं ऑपरेशन कहां ले जाएगी आपको। 0 4a माइनस 3b a माइनस b, 0 3b माइनस 2c b माइनस c, 1 2c एंड c। फर्स्ट कॉलम वाइज ओपन कर दो, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस 1 के साथ जो आएगा वही आपका रिजल्ट है। तो क्या आने वाला है, प्रिंसिपल डायगोनल 4a माइनस 3b इंटू b माइनस c, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 3b माइनस 2c इंटू a माइनस b आएगा। अब देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा सा कुछ बन गया। लेट अस सी व्हाट इज दिस। मल्टीप्लाई करें, 4ab माइनस 4ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर डाला। माइनस के बाद केयरफुल रहते हुए ब्रैकेट लगा के इन्हें भी मल्टीप्लाई किया जाए। तो 3ba माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2ca प्लस 2bc अभी तक आया। अब आप कुछ कैंसल हो रहा है उसको कैंसल करिए, और जो नहीं हो रहा है उसको कोई बात नहीं, उसको देखते हैं फिर। एक तो माइनस 3b स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 3b स्क्वायर पक्का कट गया, और रिमेनिंग सेटल होंगे, कटेंगे नहीं पर सेटल होंगे। ध्यान दो, 4ab माइनस 3ab ab माइनस 4ac और ये प्लस 2ac माइनस 2ac, फिर 3bc और माइनस 2bc इज bc इक्वल टू 0। इससे जो रिजल्ट जनरेट हुआ, 2ac वाला एक टर्म है, रिमेनिंग 2 दूसरी तरफ ले चलो, क्योंकि हमने आपको 3 रिजल्ट बताए थे कि आंसर आएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये 2b इक्वल टू a प्लस सी तो लग नहीं रहा है, AP तो लग नहीं रही है। एक बताया था b स्क्वायर इक्वल टू AC, ये b स्क्वायर इक्वल टू AC भी नहीं दिखता। एक तीसरा मैंने बताया था HP वाला, b इक्वल टू 2AC बाय a प्लस सी। ये कॉम्प्लिकेटेड सा, यही इसके साथ मैचिंग देखो ना, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। 2AC थर्ड वाला जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला रिजल्ट है वो इसमें मैच कर रहा है। तो आप क्या करोगे, माइनस 2AC इक्वल टू माइनस AB माइनस BC रिकॉग्नाइज करें, नेगेटिव मल्टीप्लाई करें, b कॉमन लें, a प्लस सी का लेफ्ट में डिवीजन करें, 2AC बाय a प्लस सी इक्वल टू b। आप देखो एग्जैक्टली थर्ड वाला रिजल्ट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ABC आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ये आपका आंसर हो गया ए बी सी आर एन एच पी। देखिए ये सी पार्ट ए बी सी आर एन एच पी, ये वहां एग्जाम में लिख के आना था क्योंकि एपीजीपी निकली नहीं है, तीसरा पार्ट निकला टफ वाला। अच्छा एच पी। और यहां मैं एक और नोट आपको बोल देता हूं कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका डायरेक्ट मीनिंग है 1/A 1/B 1/C आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। डायरेक्ट उसका ये मीनिंग है। और उसी का डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि 2/B डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग, एपी की क्वालिटी, ये भी उसी का मीनिंग है, ये सब सेम है। और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करके आप देखना B = 2AC बाय A + C भी इसी का कंक्लूजन है। ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर सेम। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया विद फाउंडेशन विद बैकग्राउंड। कहीं पर डाउट लगा हो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। इनको बार बार प्रैक्टिस करने से ये ग्रिप में आ जाते हैं और एक बार देखने से ये काफी पिकुलियर से लगते होते हैं क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था 2003 का क्वेश्चन 1 जो आपने दी, और ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब आपको बैकग्राउंड नहीं ना, तो मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। फाउंडेशन मैंने तो करके दी है, लेकिन अब ये +1 की बैकग्राउंड आ जा रही है बीच बीच में, तो इसलिए ये है क्वेश्चन 2 ओमेगा वाला क्वेश्चन। ये ना ओमेगा की पावर n वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आप n = 1 के लिए भी बाई ट्रायल कर दें तो इनमें से कोई आंसर मैच कर जाए तो अच्छा है। मतलब क्वेश्चन को कभी कभी जरूरत पड़ने पर पर्टिकुलर भी कर सकते हैं। तो आप n = मैं यहां ना 1 के लिए जस्टिफाई करूंगा क्योंकि ओरिजिनली भी क्वेश्चन हो सकता है, वो फिर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे फॉर n = 1। n = 1 से जो आंसर आएगा वही n = 2 से आएगा, भाई n = 3 से आएगा, भाई n = 100 से आएगा। अच्छा क्वेश्चन वालों ने लिखा नहीं है n इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 है यहाँ, तो हम n को 1 लिख के और इवेलुएट कर देते हैं और आंसर आपको दे देते हैं। आप बाद में n = 2 n = 3 के लिए करते रहना। सबके लिए n चाहे 100 ले लो, आंसर सेम आएगा। जो 1 से आएगा वही 2 से आएगा, वही 3 से आना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग n की वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि इन आंसर्स में एक ही आंसर राइट होता है एग्जाम में, तो इन्हीं में से एक ही आंसर बार बार आके रह जाएगा। तो इसीलिए n = 1 के लिए सभी क्वेश्चन में मत करना, ओमेगा वाले क्वेश्चन में इस तरह चल जाता है, क्योंकि जो इससे आंसर आएगा वही 2 से आएगा, वही 3 से आएगा। अच्छा अब इसमें कोई बताओ, एक ऑपरेशन बताओ जिसकी वैल्यू आ जाए फास्ट। ओके सर अगर हम या तो कॉलम आप रोज को ऐड कर दो या कॉलम्स को ऐड कर दो। आपको याद है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यस सर। हाँ, तो इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, एडवांटेज लेंगे। C1 + C2 + C3 पोटेट एंड C1, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा एज 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा, अगेन ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1। सेकेंड कॉलम अनचेंज्ड, थर्ड कॉलम रिपीट। आपको पता लग गया फर्स्ट कॉलम 0 हो चुका है। यस सर। फर्स्ट कॉलम हो चुका है 0, यहां साइड में मैं लिख देता हूं, और इसलिए इसका आंसर 0। अब आप n = 2 लिख के देखना, 3 लिख के देखना, और डायरेक्ट ओरिजिनल वाला भी हो सकता है, C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3 ऑपरेशन करना, फिर एक फैक्टर कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद आप थोड़ा वर्क करके देखना, जो उतना वर्क करे और क्वेश्चन ना हो फिर हमें आप व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको फिर पूरा उसी का n के साथ सॉल्यूशन भेज दूंगा।
जो एफर्ट करेगा उसके लिए फुल सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अभी मैंने ट्रायल से कर दिया। ये इस क्वेश्चन को देखो, नंबर 3 है ये। इफ दिस इज 0 एंड दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। देखिए वेक्टर अलजेब्रा आपने अभी यहां किया नहीं है, थोड़ा बहुत वेक्टर फिजिक्स वालों ने वहां करा रखा है, लेकिन यहां भी कुछ बात आई। इन्होंने बोला दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो ये जो सेंटेंस है इसका मैं मीनिंग आपको याद कराता हूं। इसका मीनिंग अभी याद कर लो। ये कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर ये सब की फाउंडेशन वेक्टर अलजेब्रे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, इसका मीनिंग याद करो अभी। इसका मीनिंग है दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नॉन कोप्लेनर का मतलब नॉन जीरो और कोप्लेनर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होती है। ये वेक्टर्स लिखे हुए 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। मतलब इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। अभी टाइम बीइंग के लिए ज्यादा इस चीज को इतना ही समझ लो कि ये नॉन कोप्लेनर का ये मीनिंग है, बस याद कर लो। ये नॉन कोप्लेनर लिखा हो तो ये नॉन जीरो, ये कोप्लेनर लिखा हो तो जीरो, बस। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन आता है बेटा किसी को? मतलब आंसर आता है किसी को? याद है? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट है, ये फेमस डिटर्मिनेंट है बहुत। अगर इसका आंसर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए के इक्वल है और वो चीज जीरो नहीं है। इसका मतलब यह है कि a माइनस बी कैसा है? नॉन जीरो। b माइनस सी कैसा है? नॉन जीरो। एंड c माइनस ए कैसा है? नॉन जीरो। मतलब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये इसका मीनिंग निकला। +2 फाउंडेशन में भी हमने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लिखा था ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ये वर्ड लिखा था इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था वहां फाउंडेशन में, आपने ये किया हुआ। तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने क्या लिख रखा? ए बी सी आर डिस्टिंक्ट या ए बी सी आर नॉट ऑल इक्वल। उस सेंटेंस को इन्होंने ऐसे नॉन कोप्लेनर में कन्वर्ट कर दिया। ये लिखा है दीज आर नॉन कोप्लेनर, इनका मतलब है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। अब आके पता लग गया इसका मीनिंग क्या निकला? ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। बस, इससे अलावा और कोई इसका मीनिंग यहां पर आपने यूज नहीं करना। नॉन कोप्लेनर का मतलब है ए बी सी आर नॉट ऑल इक्वल। अब क्या करना? इफ का मतलब गिवन, इन्होंने दिया हुआ है क्या कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड दीज नॉन कोप्लेनर, वो हो चुका है। आपसे डिमांड क्या है? देन द प्रोडक्ट ए बी सी। आपसे हमने ए बी सी मांगा हुआ है, ए बी सी की वैल्यू मांग दी, ए बी सी मांगा और ये दिया हुआ है। तो जो ये दिया हुआ है उसको अब आगे बढ़ाओ। बस ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इससे और कुछ नहीं मिला आपको, यही लिखा है बस। अब मेन चीज इसे आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 3, आप बताओगे बेटा इसका लेफ्ट साइड का क्या किया जाए? कैलकुलेशन करना है थोड़ा बहुत, और राइट साइड तो इसकी जीरो क्वेश्चन ने दी है, प्रूव नहीं करनी है आपको, ये गिवन है, इसको यूज करना है। राइट साइड मैंने जीरो कॉपी कर दिया है, लेफ्ट साइड के लिए बताओ क्या करें? सर हम ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं और फिर स्प्लिट भी कर सकते हैं। आप अभी फिलहाल डायरेक्ट स्प्लिट करें बेटे। ये फाउंडेशन में क्वेश्चन किया हुआ है आपने, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए बी सी, इधर भी ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लास्ट कॉलम को स्प्लिट करो, 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अच्छा, ये इसका आंसर हमें पता है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पर ये सीरियल में नहीं है। तो क्या करो, C1 और C3 को इंटरचेंज करो, जो ये सही हो जाए, थोड़ा सा माइनस करो, 1 1 1,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। इसके लिए क्या किया जाए? ए कॉमन, सर हम ए कॉमन ले सकते हैं। हेलो, ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, बी कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो, सी कॉमन फ्रॉम थर्ड रो, है ना? कॉमन लिया जाए ए बी सी, अंदर रह गया 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता लग रहा है दोनों सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी कमी है अभी। C2 इंटरचेंज विद C3 ईयर, ये नेगेटिव है ना, अब आ जाएगा पॉजिटिव। ईच इंटरचेंज विल लीड टू नेगेटिव साइन, तो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया डेल्टा प्लस ए बी सी डेल्टा इक्वल टू 0। ये जो है वही वो है, डेल्टा कॉमन 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। और डेल्टा की वैल्यू बताओ, डेल्टा की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, a माइनस बी बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। इसका मतलब है आइदर ए माइनस बी 0 और बी माइनस सी 0 और सी प्लस ए 0 और 1 प्लस ए बी सी 0। तो इसका फर्दर मीनिंग हुआ, जो ये सेंटेंस आपने यहां लिख रखा, इसका फर्दर मीनिंग हुआ a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a और ए बी सी इज -1। अब आप देखो a इक्वल टू बी गलत, क्वेश्चन मैंने वहां बिगनिंग में लिख रखा है a और b इक्वल नहीं है, b इक्वल टू c गलत, c इक्वल टू a रॉन्ग। What is right? This is right. ABC equal to -1 is the only right answer. Others are rejected. क्योंकि A not equal to B not equal to C, वहां नॉन कोप्लेनर में कंक्लूड करके आप आए हो। तो ABC की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ये आपसे ABC की वैल्यू ही मांग रहे थे। क्वेश्चन को बाद में रिवीजन सब लोगों को करना है, जो इंटरेस्टेड है ना, जरूर इंटरेस्टेड तो होंगे ही, तो रिवीजन जरूर करें। ये देखो इन्होंने मांगा ए बी सी इक्वल टू -1, ऑप्शन 4 इज राइट हियर। क्वेश्चन थोड़े से हल्के हल्के ट्विस्टेड होते हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चन आजकल आपकी एग्जाम में आते हैं। आपकी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं, बहुत अनड्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ठीक क्वेश्चन आते हैं। नेस्टिंग वो अपना है ना, एनटीटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ है, तो वो अच्छा पेपर बना रहे हैं बहुत। 2004 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ A1 A2 A3 AN आर इन GP, A1 A2 A3 AN are in GP, then the determinant this is equal to। ये क्वेश्चन जो भी ओरिजिनली अगर करने लग जाए तो क्वेश्चन काफी लेंदी पड़ता है, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। फिर ट्रिक में क्या है कि उसमें कई चीजें हैं, वो फाउंडेशन वो याद रखनी होती हैं, तो याद होती है कंपटीशन वालों को। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, क्योंकि इसमें लॉग्स यूज्ड है। डिटर्मिनेंट तो बाद में, पहले मैं कुछ आपको रिजल्ट्स बताता हूं, उन रिजल्ट्स के बेस पर फिर डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे। इफ का मतलब गिवन A1 A2 A3 AN कहते हैं दीज आर इन GP। दे आर इन GP। अच्छा, जीपी का कभी भी आप लॉग ले लें तो एपी बन जाती है।
जीपी का लॉग ले ले तो एपी बन जाती है, और +1 का जो जी मेन का हम लोग कोर्स कराते हैं उसमें वो याद करा देते हैं हाईलाइट। तो अभी क्या है, +1 का तो आप भूले हुए हो, तो अब याद करो log a1 log a2 log a3 log an आर इन एपी। बिल्कुल डायरेक्ट, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, सीधा याद करो। अगर जीपी का लॉग ले ले तो एपी बन जाती है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूं, हम सेकंड फैक्ट यूज तो नहीं करेंगे, पर आप याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि जैसे कोई नंबर्स एपी में दिए हुए हों, तो उसके बाद एपी को हम जीपी बना सकते हैं। खैर फिलहाल तो ऐसे करो, दीज आर इन जीपी सो दे आर इन एपी। अब मैं एक और बात बताता हूं, अगर मैं ये लिखूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ना एन से स्टार्ट है, ये देखो एन +1, ठीक है, तो ये जीपी में, ये एपी में। तो अभी एक बात देखना, an +1 an +2 an +3, अच्छा ये बताओ ये किस में होंगे? दीज आर इन व्हाट? वही फैक्ट को देखते हुए an के अगर आगे चलोगे तो भी तो जीपी में बनी रहती है ना, फिर an के आगे चले तो जीपी के कोई भी टर्म जीपी फॉर्म करते हैं। अगर a1 को हटा दो फिर भी जीपी है, a1 a2 को हटा दो फिर भी जीपी है, और an से लेकर के अगले टर्म भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये हमने क्यों लिखे? ये लिखे क्योंकि आपकी डिटर्मिनेंट an के आगे वाले टर्म को रिकॉग्नाइज कर रही है। ध्यान से देखो, an +1 an +2 an +3 an +4 an +5 an +6 सब an +8 तक आइए। तो इसलिए हमने an के आगे के टर्म्स जीपी में लिख दिया। इनमें का अगर लॉग ले लिया जाए तो एपी में आ जाएंगे। log an +1 log an +2 log an +3 are in arithmetical progression। किसी को कोई डाउट हो डिस्कस करो बेटे। जीपी का लॉग लेने से एपी बन जाती है, और एपी को किसी एक ही नंबर पे रेज करने से, पावर रेज करने से जीपी बन जाती है। वो चीज हमने लिखी नहीं, लेकिन काम बढ़ता है अनड्यूली, तो वो बाद में बताऊंगा। इतना समझो, क्योंकि क्वेश्चन ने ये स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट से हमने ये लिख लिया, और इसके बाद इसका डायरेक्ट ये मीनिंग होता है। इसको याद करो, दीज आर इन एपी। अब ये पूछोगे क्यों लिखा? क्योंकि इनकी हमें जरूरत थी। हमारी डिटर्मिनेंट में log an से स्टार्टिंग है, तो उन टर्म्स की हमको जरूरत थी। इन टर्म्स को हमने पहचानवा दिया। आपकी डिटर्मिनेंट के टर्म्स किस में है बताओ आप? ये डिटर्मिनेंट के ये टर्म्स हैं, रेगुलर हैं। log an +1 an +2 an +3 an +4 an +5 an +6 an +7 an +8 रेगुलर टर्म्स हैं। ये रेगुलर टर्म्स किसके हैं? एपी के। 9 टर्म्स एपी के हैं, रेगुलर टर्म्स। ठीक है, क्यों? एपी इधर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहां ये देखो, रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी log an +1 log an +2, इसको समझो। रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी है ये अभी log an +4 log an +5 log an +6 log an +7 log an +8।
तो रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी कभी भी होंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो ऐसी एपी का आंसर डायरेक्ट क्या 0 होता है। इसको याद करके रखना है। समझा देता हूं और थोड़ा आपको कि एपी के रेगुलर टर्म्स की डिटर्मिनेंट आप कहीं भी कभी भी बनाओगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ अंदर है रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी, और अभी समझाऊंगा, ये फैक्ट याद करना है आपको। रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी और 3/3 डिटर्मिनेंट हो, आंसर कंफर्म 0 हुआ करता है। हाईलाइट है, फाउंडेशन है, सीधा सीधा याद करके कहीं भी यूज करो। अब बात बची कि थोड़ा और आपको बताता हूं ये एपी का चक्कर क्या है। इधर देखो, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आप एपी के टर्म्स भर दो 9, कोई भी टर्म्स, जैसे 11 देखना, 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31 4 35 4 39 4 43। आप इसको इवैल्यूएट करके देखना, ये श्योर 0 आएगी। मतलब एपी के रेगुलर टर्म्स 3/3 डिटर्मिनेंट में फिल कर दोगे, आंसर कंफर्म 0 आएगा, चाहे कोई भी एपी तुम फिल कर दो। जैसे कोई भी एपी, आप बताओ कुछ आती है आपको एपी? जैसे स्टैंडर्ड एपी भर दो, मान लो ए प्लस बी, ए प्लस 2D, रेगुलर भरना, बीच में छोड़ना नहीं। ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, भरते चले जाओ। ए प्लस 7D, ए प्लस 8D। आप घर में करके देखिए, ये कंफर्म 0 आएगा। रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी फॉर्म ए डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो आपकी जो डिटर्मिनेंट वो हार्ड सी डिटर्मिनेंट, उसमें एपी के टर्म्स हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। ये इतना पिकुलियर सा दिख रहा है ना क्वेश्चन। देखो देखो, करने वाले इस तरह करते हैं, A1 A2 A3 ANR इन GP, इसलिए इनका लॉग लोगे तो क्या आएगा AP, और इन्हीं का ये लॉग लिया हुआ है। हालांकि स्टार्टिंग इसमें AN से की है, A1 नहीं लिया। हाँ, अगर A1 ले लेता तो क्या होता, तो भी 0 होना था। इधर देखो, ये भी 0 है। कौन? log A1, log A2, log A3। क्यों? A1 A2 A3 ANR इन GP, A1 A2 A3 RNGP, इनका log लोगे तो AP आएगा। और AP के रेगुलर टर्म से log A4, log A5, log A6, log A7, log A8, log A9 होगा क्या 0। एपी को कहीं भी फिल कर दोगे। रेगुलर टर्म्स ऑफ एपी फॉर्म ए डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज ऑलवेज 0। कोई भी एपी आप फिल कर दो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे 3 7 10 7 17 7 24 7 31 7 38 7 45 52 59, आप कैलकुलेट करके देखना, पक्का 0 है। ये एपी के रेगुलर टर्म्स और जीपी फॉर्म करते ही करते हैं, ठीक है। और आप इजी मेथड से भी चेक कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट R1 प्लस R3 माइनस डबल ऑफ R2 पुट इट इन R1। किसी में भी लगा के देखना, एक रो आपकी 0 हो जाएगी। R1 प्लस R3 माइनस डबल ऑफ R2, अभी करके देख लो, ये 0 आ जाएगा। दिस प्लस दिस 48 माइनस 48 0। ये ऑपरेशन करके आप इन तीनों को इवैल्यूएट करना, एक रो 0 हो जाएगी सब में। So regular terms of AP form a determinant whose value is always 0। आप हाईलाइट को याद करो और मर्जी वाला यूज करो, कोई टेंशन नहीं, कभी रॉन्ग नहीं होगा।
और ओरिजिनल कैलकुलेशन से भी ये होता है, वो तो फिर लेंदी पड़ता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने ए मैट्रिक्स दे दी एंड 10 भी दे दिया। ये आगे बोला इफ का मतलब गिवन, और भी दे रहा है। क्या दे रहा है? बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये कह रहा है बी इज ए इनवर्स, ये भी दे दिया। देन अल्फा इज, आपसे अल्फे की वैल्यू मांग दी। ए गिवन 10 बी गिवन। बी क्या है? ए इनवर्स। देखो चालाकी की ना इसने, 10 भी दे दिया, सीधा सीधा नहीं बोला 10 ए इनवर्स इक्वल टू दिस, नहीं बोला 10 भी ये है और बी ए इनवर्स है। ठीक है, तो ये 10 ए इनवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन ने, आपको रिकॉग्नाइज करो। ये 10 भी दे करके क्या दिया इसने? 10 ए इनवर्स दिया हुआ है। 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। आपसे अल्फा मांगा हुआ है, आपसे अल्फा मांगा हुआ है, ए भी दिया हुआ है, 10 ए इनवर्स भी दिया हुआ है। अब आप बताओ बेटा, अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो एक तरीका ये है, इस मैट्रिक्स ए से आप ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स निकालना सबको आता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए से ए इनवर्स निकाल लो। उस ए इनवर्स को यहां यूज कर दो, अल्फा की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगी। मैट्रिक्स है ये, डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट में कंपैरिजन अलाउड नहीं है, मैट्रिक्स में कंपैरिजन अलाउड है। ये वाला एलिमेंट आपको आंसर दे देगा, अल्फा इक्वल टू दिस साइड एलिमेंट। तो एक तरीका यह है कि आप ए इनवर्स निकालें, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, और यहां पर पुट कर दें और कंपेयर करके अल्फे की वैल्यू निकाल लें। एक तरीका यह है। इस तरीके में क्या है, ए इनवर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ए इनवर्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। तो आप ए इनवर्स निकालने से बच सकते हो कुछ इस तरह, 10 ए इनवर्स। ए का प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। राइट साइड में देखो ये पोजीशन आएगी, ए इंटू दिस 422 -5 0 अल्फा 1 -2 3। आप ध्यान से देखो, इस मटेरियल ने इनवर्स निकालना बचा दिया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए की वैल्यू अभी मैं टॉप वाली वैल्यू ये यहां पर लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इनवर्स निकालना लेंदी पड़ता है। तो अल्फे की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। 10 ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट साइड ए का वैल्यू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 होल इंटू 422 -5 0 अल्फा 1 -2 3। कर लो कैलकुलेशन और फिर कर दो कंपैरिजन। 10 आई का मतलब तो साफ दिखता है, 10 0 0 0 10 0 0 0 10, और इनका मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 + 5 9 1 10। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करोगे 0। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, यहां कुछ बच रहा है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम तो श्योर 0 है। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 2 - अल्फा +3, यहां आया 2 - अल्फा +3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी इसलिए वो सर्वाइव कर गया तब। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम श्योर 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 10 करके देख लो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 + 6 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम
कुछ फिर से आ रहा है 4 प्लस अल्फा माइनस 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम श्योर 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस अल्फा प्लस 3। अब कंपैरिजन दे दो, दोनों तरफ को कंपेयर करो। देखो इसकी वैल्यू 10, 2 प्लस अल्फा प्लस 3 की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 0। 4 प्लस अल्फा माइनस 9 क्या है 0 और इसकी वैल्यू भी 0। 2 माइनस अल्फा प्लस 3 की वैल्यू 0। अल्फा प्लस 5 इज 10 तो अल्फा आ गया 5। यहां पर अल्फा माइनस 5 इज 0 तो अल्फा अगेन 5 आना भी चाहिए। वहां से भी अल्फा इक्वल टू 5। अल्फा इक्वल टू 5 सपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेज, सो अल्फा इज 5। वो नहीं है कि नो वैल्यू कैन बी फाउंड, नहीं होता है, कभी कभी क्लैश कर जाता है तब कहते हैं नो वैल्यू कैन बी फाउंड। वो नहीं है ना, अल्फा कन्फर्म 5 है, टाइम जो वैल्यूज है वो क्लैश नहीं की और आपका आंसर भी मिल गया। देन अल्फा इज -2, 5, 2, 4, -1 तो आपका आंसर ये है। अब ये आप मुझे लगता है 2004 तक के क्वेश्चंस आज कर चुके हो और अब यहीं तक रखूंगा क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ये जो आपको मैंने लर्न कराया अभी मैं इसके पेपर्स आपके पास भेजता हूँ, नोट्स में नोट कर लिया होगा और बाद में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, ठीक है। हाँ, जब बार बार उसको स्टडी करोगे तब ये ना न्यू क्वेश्चन फिर होने लग जाएंगे। न्यू